मान लीजिए कि कोई इंसान एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के सामने बैठा है और वो इन्वेस्टर अचानक उसकी आंखों में देखकर एक सीधा सा सवाल पूछता है। वो मशहूर सवाल। हाँ, वो पूछता है कि वो कौन सा एक बड़ा सच है जिस पर पूरी दुनिया तुमसे असहमत है। मतलब कोई ऐसी सच्चाई जो उस इंसान को तो पता है लेकिन बाकी पूरी दुनिया उसे मानने से इनकार करती है। देखिए, पीटर थियल का ये कंट्रेरियन सवाल है ना, ये असल में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिमाग हमेशा उस दिशा में भागता है जहां भीड़ जा रही होती है। हाँ। हम सब एक ऐसे ईगो चैम्बर में रहते हैं जहां वही बातें गूंजती हैं जो समाज सुनना चाहता है। राइट। लेकिन एक असली विजनरी वही है जो इस भीड़ चाल के बीच उस नंगी सच्चाई को देख ले जिसे बाकी सब इग्नोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे सामने बिजनेस, मोनोपोली और एम्पायर बिल्डिंग पर जो बहुत सारे रिसर्च नोट्स और दस्तावेज रखे हैं ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। सही कहा। आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है वो सिर्फ ये समझना नहीं है कि कंपनियां कैसे खड़ी होती हैं, बल्कि हम उस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कैसे करते हैं। और क्यों कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा वास्तव में कमजोर लोगों का खेल है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। जब हम इस अलग सोचने की बात करते हैं तो यहीं से दुनिया के विकास का असली मतलब सामने आता है। बिल्कुल। इस प्रोग्रेस या विकास को अगर हम बुनियादी तौर पे बांटें तो ये दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो इसे थोड़ा और जमीन पर लाते हैं। मतलब अगर मैं एक नई कॉफी शॉप खोलती हूँ जहाँ उसी गली में पहले से 10 कॉफी शॉप मौजूद हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, राइट? एग्जैक्टली। इसे हम 1 से n कह सकते, या कुछ नया नहीं बन रहा है, बस जो पहले से मौजूद है मैं उसी की कॉपी कर रही हूँ। सही बात है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी मशीन इजाद कर दूं जो बिना कॉफी बीन्स के ही कॉफी बना दे, तो वो वर्टिकल ग्रोथ होगी। वो 0 to 1 है। मतलब एक मजदूर की तरह ईंटें जोड़ने और भगवान की तरह कुछ नया रचने के बीच का फर्क। ये उदाहरण उस अंतर को एकदम साफ कर देता है। देखिए, जब 1 से n की बात होती है तो उसका सीधा सा मतलब है उन चीजों को दुनिया में फैलाना जो पहले से काम कर रही हैं। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरी दुनिया इसी मुगालते में जी रही है कि ग्लोबलाइजेशन ही सबसे बड़ी तरक्की है। मतलब सबको लगता है कि यही डेवलपमेंट है। हाँ, अगर अमेरिका में बनी हुई चीजें, कारें या गैजेट्स भारत या अफ्रीका के हर गांव में पहुंच जाएं, तो इसे विकास मान लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है। वेट एक मिनट, धोखा कैसे? मतलब ये तो दुनिया भर की इकोनॉमी का बेसिक मॉडल है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ही तो वेल्थ क्रिएट करता है। सतह पर यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन सोचिए, अगर पूरी दुनिया के लोग 19वीं सदी की पुरानी औद्योगिक तकनीक का ही इस्तेमाल करते हुए उसी स्तर पर उपभोग करने लगे जिस स्तर पर आज अमेरिका करता है, तो क्या होगा? ओहो, संसाधन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। बिना किसी नई तकनीक के सिर्फ पुरानी चीजों को फैलाने से एक दिन धरती के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और दुनिया धुएं से घुट जाएगी। राइट। असली तरक्की ग्लोबलाइजेशन में नहीं है, बल्कि तकनीक में है। और तकनीक का मतलब सिर्फ सिलिकॉन वैली का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर क्या है? तकनीक का मतलब है हर वो नया तरीका जो पुराने तरीके से बेहतर हो, सस्ता हो और कम संसाधनों में ज्यादा आउटपुट दे, यानी वही 0 to 1। ओके, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ नया बनाना ही असली तरक्की है तो फिर पूरी दुनिया मौजूदा बाजारों में एक दूसरे का गला काटने और कंपटीशन करने में क्यों लगी हुई है? मतलब बचपन से ही स्कूल के ग्रेड से लेकर बिजनेस की दुनिया तक हमें यही सिखाया जाता है कि कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, इससे कस्टमर का फायदा होता है, इनोवेशन होता है। तो फिर हमारे इन रिसर्च नोट्स में इसे एक मानसिक बीमारी क्यों कहा गया है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें मिमेटिक डिजायर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मिमेटिक डिजायर? हाँ, इंसान की फितरत है नकल करना। हम कोई चीज इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें सच में उसकी जरूरत है, बल्कि हम उसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी और के पास वो चीज है। अच्छा, मतलब इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी कॉलेज कैंपस में जब तक कोई नया फैशन नहीं आता, किसी को उसकी परवाह नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई पॉपुलर लड़का या लड़की किसी खास ब्रांड के जूते पहनकर आ जाए, तो अचानक पूरे कैंपस को वही जूते चाहिए। बात अब जूतों की क्वालिटी की नहीं रही, बात उस स्टेटस की हो गई है जो वो जूते दर्शाते हैं। एग्जैक्टली, एकदम सटीक एनालॉजी है। बिजनेस में भी ठीक यही होता है।
जब दो कंपनियां एक ही चीज चाहने लगती हैं तो उनके बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। और ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी अंधी हो जाती है कि वे भूल ही जाते हैं कि उनका असली प्रोडक्ट क्या था। सारा फोकस कस्टमर से हटकर अपने प्रतिद्वंदी को हराने पर आ जाता है। और यहीं पर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और कंपटीशन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। वेट, क्या कैपिटलिज्म और कंपटीशन दुश्मन है? ये तो इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ाई जाने वाली हर बात के बिल्कुल खिलाफ है। मैं जानता हूं, लेकिन किताबों में पढ़ाई जाने वाली बातें अक्सर थ्योरी तक सीमित रहती हैं। देखिए, कैपिटलिज्म का मूल उद्देश्य है कैपिटल यानी पूंजी जमा करना, मुनाफा कमाना। राइट। लेकिन जरा एयरलाइन इंडस्ट्री को देखिए, वहां इतना भयानक कंपटीशन है कि हर कंपनी को अपना टिकट बेचने के लिए कीमतें गिरानी पड़ती हैं। हाँ, वो तो है। नतीजा ये होता है कि बिलियंस का बिजनेस करने के बाद भी एक पैसेंजर पर वो कुछ चंद रुपयों का ही प्रॉफिट कमा पाते हैं। सारा पैसा कंपटीशन में जल जाता है। ओ। असली ताकतवर वो नहीं है जो लड़ता है, असली ताकतवर वो है जो मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत डार्क सीक्रेट है। क्या? जो असली मोनोपोली होती हैं वे कभी स्वीकार नहीं करती कि वे मोनोपोली हैं। हाँ, ये बात नोट्स में भी बहुत जोर देकर कही गई है। जैसे गूगल, वे दुनिया के सर्च रिजल्ट्स पर राज करते हैं लेकिन कभी अपना ताज दुनिया को नहीं दिखाते। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि अगर वे सीना तान कर कहेंगे कि हम राजा हैं तो सरकारें उन पर एंटी ट्रस्ट कानून लगा देंगी, टैक्स बढ़ा देंगी और नए कॉम्पिटिटर उन पर हमला कर देंगे। अच्छा, तो वो छुपते हैं। हाँ, इसलिए गूगल खुद को एक सर्च मोनोपोली नहीं कहता, वो खुद को एक बहुत बड़े विज्ञापन बाजार का या इंटरनेट के एक विशाल इकोसिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा बताता है। वो अपनी ताकत को कम करके आंकते हैं ताकि रडार से बचे रहें। और इसके ठीक उलट जो कमजोर कंपनियां होती हैं वे हमेशा शोर मचाती हैं, है ना? हटली। मतलब अगर कोई कैफे वाला कंपटीशन में पिट रहा है तो वो झूठी कैटेगरीज बनाएगा। वो कहेगा हम इस शहर के इस खास मोहल्ले में लकड़ी के चम्मच से ऑर्गेनिक कॉफी सर्व करने वाले पहले और इकलौते कैफे हैं। हाँ, वो बस अपनी ईगो को शांत करने के लिए खुद को यूनिक बताते हैं, जबकि असल में वे खूनी बाजार में अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं। जो कंपनी ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वह कितनी खास है, समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से खोखली है। तो अगर इस खूनी कंपटीशन से बचना है और एक छिपी हुई मोनोपोली बनानी है तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है? हमारे दस्तावेजों में लास्ट मूवर एडवांटेज की बात की गई है। मैं तो हमेशा सुनती आई हूँ कि फर्स्ट मूवर बनो, सबसे पहले मार्केट में आओ। क्या ये भी एक झूठ है? फर्स्ट मूवर होना बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। अच्छा। देखिए, अगर कोई बाजार में सबसे पहले आता है लेकिन 2 साल बाद कोई और आकर उसे बाजार से बाहर फेंक देता है तो उस फर्स्ट मूवर होने का क्या फायदा? फेसबुक कोई पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। हाँ, उससे पहले ऑर्कुट और माइस्पेस थे। बिल्कुल, और गूगल भी पहला सर्च इंजन नहीं था। असली ताकत उस बाजार का आखिरी खिलाड़ी बनने में है। आखिरी खिलाड़ी मतलब एक ऐसी तकनीक लेकर आना जिसके बाद किसी और की उस बाजार में उतरने की हिम्मत ही ना हो। और ऐसा करने के लिए गहरी खाई या मोट बनानी पड़ती है जिसकी शुरुआत होती है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से। मतलब कोई ऐसी तकनीक जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन यहाँ एक पेंच है, प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत बेहतर होना काफी नहीं है, राइट? उसे मौजूदा चीजों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना इसलिए क्योंकि इंसान अपनी आदतें आसानी से नहीं बदलता। अगर कोई नई चीज पुरानी से सिर्फ 20% बेहतर है तो कोई उसके लिए अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा। मेक सेंस। जब अमेज़न ने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया तो उनका कलेक्शन दुनिया के किसी भी आम बुक स्टोर से कम 10 गुना बड़ा था। तब जाकर लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालकर किताबें खरीदने की अपनी आदत बदली। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक करूंगी। सिर्फ एक बेहतरीन तकनीक या 10 गुना बेहतर प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं हो सकता। अगर कोई उस शानदार तकनीक का इस्तेमाल ही ना करे तो वो तो किसी काम की नहीं रही। यहीं पर कहानी में नेटवर्क इफेक्ट की एंट्री होती है। तकनीक कस्टमर को ले आती है लेकिन नेटवर्क इफेक्ट उन्हें वापस जाने नहीं देता। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके सारे दोस्त मौजूद हैं तो उसका डिजाइन कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप उसे छोड़कर किसी नए प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे जहां कोई इंसान ही ना हो। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाती है। चलिए, तकनीक बन गई, लोग जुड़ गए और नेटवर्क भी बन गया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे वैसे खर्चे भी तो आसमान छूने लगेंगे ना। सर्वर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या ये एक टाइम बॉम्ब नहीं है? एक फिजिकल बिजनेस में ये टाइम बॉम्ब होता है। अगर कोई जूते की फैक्ट्री है तो हर नए जूते को बनाने में लेदर, लेबर और बिजली लगेगी। राइट। लेकिन एक सॉफ्टवेयर एम्पायर के साथ ऐसा नहीं होता।
इसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। सॉफ्टवेयर का पहला कोड लिखने में करोड़ों लग सकते हैं, लेकिन उसकी 1,00,000वीं कॉपी बनाने में खर्च बिल्कुल 0 होता है। ओहो, हाँ। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं, लागत नहीं बढ़ती, सिर्फ मुनाफा एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता है। और इन सबको एक धागे में पिरोने का काम करती है ब्रांडिंग। मतलब अगर एप्पल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या उनका नेटवर्क इफेक्ट ना हो, तो उनका वो चमकता हुआ सेब का लोगो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्रांडिंग लोगों के दिमाग पर साइकोलॉजिकल कब्जा करती है, लेकिन उसके पीछे उन पहले 3 मजबूत पिलर्स का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ब्रांडिंग सिर्फ एक कवर है। अगर किताब के अंदर के पन्ने कोरे हैं तो कोई भी ब्रांडिंग कंपनी को बचा नहीं सकती। तो जब ये सारे हथियार तैयार हो जाएं, तो बाजार में उतरने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आजकल स्टार्टअप की दुनिया में डिसरप्शन शब्द का ऐसा ढोल पीटा जाता है। हाँ। कि हर कोई मौजूदा सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बातें करता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा? जब कोई चिल्लाकर कहता है कि वो पुरानी और बड़ी कंपनियों को तबाह करने आया है, तो वो असल में उनके रडार पर आ जाता है और वो बड़ी कंपनियां अपने अथाह पैसे और संसाधनों के साथ उस नए खिलाड़ी को कुचल देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही रणनीति एक साइलेंट किलर की तरह होनी चाहिए। देखिए, Amazon ने शुरुआत में ही ये नहीं कहा था कि वे सब कुछ बेचेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे और बोरिंग बाजार से शुरुआत की, सिर्फ किताबें। उन्होंने उस छोटे से बाजार में ऐसी मोनोपोली बनाई कि वहां उन्हें कोई छू नहीं सकता था। और जब वे वहां के निर्विवाद राजा बन गए, तब उन्होंने धीरे धीरे सीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर हर चीज पर कब्जा कर लिया। ये तो एक बहुत ही क्रूर लेकिन अचूक ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट पर चलने के लिए सिर्फ एक अच्छे बिजनेस प्लान की नहीं, बल्कि एक अलग ही माइंडसेट की जरूरत होती है। बिल्कुल। आजकल ज्यादातर लोग अपने करियर या अपने बिजनेस को लेकर एक अजीब सी सोच रखते हैं। वे इसे कसीनो के एक रूलेट व्हील की तरह देखते हैं। उनकी सोच होती है, बस सारे ऑप्शंस खुले रखो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो, किसी एक पर तो दांव लग ही जाएगा। क्या ये वही इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है? हाँ, इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। भविष्य को देखने के मुख्य तौर पर 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, यानी निश्चित आशावाद, जहां यह माना जाता है कि भविष्य अच्छा होगा और उसे अच्छा बनाने का एक स्पष्ट प्लान भी होता है। राइट, जैसे 1950s के दशक का अमेरिका। एग्जैक्टली। उन्होंने तय किया कि वे चांद पर जाएंगे और उन्होंने वो करके दिखाया। दूसरा है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, जो आज की दुनिया की सोच है। लोगों को लगता है कि भविष्य बेहतर तो होगा, लेकिन कैसे होगा किसी को नहीं पता, इसलिए वे बस हवा में तीर चलाते रहते हैं। और बाकी 2 क्या है? तीसरा है डेफिनेट पेसिमिज्म, जैसे चीन का मॉडल। उन्हें लगता है कि भविष्य में संकट आ सकता है, इसलिए वे अभी से बहुत ही स्पष्ट और कठोर प्लान बनाकर विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। और चौथा है इनडेफिनेट पेसिमिज्म, जो आज के यूरोप की मानसिकता दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बस छुट्टियों पर जाओ और जो है उसे एंजॉय कर लो। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई इंसान लॉटरी की टिकट नहीं है कि बस किस्मत के भरोसे बैठ जाए। अगर दुनिया बदलनी है तो कॉज एंड इफेक्ट, यानी अपने कर्म और उसके परिणाम पर भरोसा करना होगा। सही बात है। रैल्फ वॉल्डो एमरसन का वो कोटेशन यहाँ एकदम फिट बैठता है कि कमजोर लोग किस्मत पर रोते हैं, जबकि ताकतवर लोग कॉज एंड इफेक्ट पर विश्वास करते हैं। और यहीं से पावर लॉ का जन्म होता है। हाँ, पावर लॉ ये 80-20 नियम का सबसे भयानक और एक्सट्रीम रूप है। हमारी दुनिया किसी बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं चलती, जहां हर चीज बराबर बंटी हो। दुनिया पावर लॉ पर चलती है। वेंचर कैपिटलिस्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब वे 10 स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उनमें से 9 कंपनियां डूब जाएंगी। राइट। लेकिन वे उस एक कंपनी की तलाश में होते हैं जो इतना विशाल मुनाफा देगी कि बाकी 9 का नुकसान कवर करने के बाद भी रिटर्न 100 गुना होगा। लेकिन इस लॉ का किसी आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लो, एक ऑलराउंडर बनो, क्या वो भी एक धोखा है? पावर लॉ की नजर में वो सबसे घटिया सलाह है। सच में? बिल्कुल। सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने से इंसान सिर्फ औसत दर्जे का बनकर रह जाता है। अपना 100% किसी एक ऐसी सबसे वैल्यूएबल चीज पर लगाना चाहिए जो सबसे ज्यादा असरदार हो। और जब कोई कंपनी इस तरह के विजन के साथ खड़ी की जाती है, तो उसे चलाने के लिए एक आम 9 to 5 वाली ऑफिस टीम नहीं चाहिए होती है, उसके लिए कल्ट चाहिए होता है। कल्ट?
ये तो बहुत भारी शब्द है। मतलब एकदम कट्टर लोगों का समूह जो किसी एक मिशन के लिए पागलों की तरह वफादार हों। एक सफल स्टार्टअप किसी धार्मिक कल्ट से कम नहीं होता। वहां किसी पार्ट टाइम कंसल्टेंट की कोई जगह नहीं होती। राइट। जो लोग बाहर से सिर्फ ज्ञान देने आते हैं और जिनका कंपनी की असली धड़कन से कोई लेना देना नहीं होता, वे उस कल्ट की प्योर एनर्जी को करप्ट कर देते हैं। वहां ऐसे लोग चाहिए जो मिशन के लिए अपनी नींदें उड़ाने को तैयार हों। लेकिन ऐसी वफादारी और पागलपन कैसे खरीदा जाता है? सिर्फ एक बड़ी सैलरी का चेक देकर तो कोई किसी को अपना खून पसीना एक करने के लिए राजी नहीं कर सकता। इसके लिए कैश नहीं, इक्विटी चाहिए होती है। जब किसी को कंपनी में हिस्सेदारी दी जाती है तो वो कर्मचारी से मालिक बन जाता है। उसका भविष्य कंपनी के भविष्य से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। जिस कंपनी के सीईओ की सैलरी जितनी ज्यादा होगी, वो कंपनी उतनी ही जल्दी डूबेगी। वेट, ऐसा क्यों? सीईओ तो सबसे बड़ा लीडर है ना? देखिए, जब लीडर हर महीने एक बहुत मोटी सैलरी घर ले जा रहा होता है तो उसके अंदर की भूख खत्म हो जाती है। अच्छा। वो रिस्क लेना बंद कर देता है क्योंकि उसका अपना जीवन तो सुरक्षित है। वो स्टेटस को मेंटेन करने में लग जाता है और वहीं से कंपनी का पतन शुरू हो जाता है। मेक सेंस। तो मान लेते हैं कि एक बेहतरीन कल्ट टीम बन गई, प्रोडक्ट एकदम रेडी है, सब कुछ सेट है। अब बस इस प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रखना है। और यहीं पर खासकर टेक की दुनिया के लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हाँ, वो सेल्स वाली बात। एग्जैक्टली। वे सोचते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा है तो लोग इसे खुद ब खुद खोज लेंगे, हमें सेल्स या मार्केटिंग की क्या जरूरत है। और टेक इंजीनियर्स का ये सोचना कि प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सेल्स कोई कलार या मैजिक नहीं है, ये सीधे सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी की मैनिपुलेशन है। अगर प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता तो दुनिया की बेहतरीन तकनीक भी लैब से बाहर नहीं निकल पाएगी और कूड़ेदान में चली जाएगी। तो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब सेल्स का सही तरीका क्या है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट की कीमत क्या है और कस्टमर कौन है। ओके। अगर प्रोडक्ट करोड़ों का है, जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट्स जो सरकारों को बेचे जाने हैं, तो कोई आम सेल्समैन जाकर वो डील फाइनल नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। वहाँ कॉम्प्लेक्स सेल्स का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ कंपनी के सीईओ को खुद जाकर डील क्लोज करनी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट आम लोगों के लिए है तो वायरल लूप डिजाइन करना पड़ता है। वायरल लूप? क्या इसे पेपाल के उस मशहूर रेफरल प्रोग्राम से समझा जा सकता है? वो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पेपाल ने मार्केटिंग पर करोड़ों उड़ाने के बजाय सीधा कस्टमर्स को पैसे देने शुरू किए। राइट। अगर कोई साइन अप करता तो उसे $10 मिलते और अगर वो किसी दोस्त को लाता तो $10 और मिलते। जब एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने आप दूसरों को खींचने लगे तो वो एक वायरल लूप बन जाता है। और जब ये लूप सेट हो जाता है तो कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग बजट इसे हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ लोग ये गलती करते हैं ना? हाँ, वे एक साथ 10 अलग अलग रास्तों से मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। 10 रास्तों में औसत होने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर लगा दी जाए। एग्जैक्टली। अगर वो एक चैनल क्रैक हो गया तो वो इंसान बिलियनियर बन सकता है। बिल्कुल। ये सब सुनना और एनालाइज करना जितना लॉजिकल लगता है, इसे असल जिंदगी की अराजकता में उतारना उतना ही पागलपन है। और ये सारा पागलपन उस एक इंसान के दिमाग में पकता है जो ये सब शुरू करता है, यानी फाउंडर का दिमागी विरोधाभास या फाउंडर्स पैराडॉक्स साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा विषय है। जो इंसान शून्य से कोई साम्राज्य खड़ा कर रहा है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। वो एक ही समय पर एक विजनरी जीनियस भी होता है और एक जिद्दी पागल भी। राइट। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो सकता है और पल भर में दुनिया को सम्मोहित करने वाला वक्ता भी। समाज को आमतौर पर ऐसे अजीब लोग पसंद नहीं आते हैं, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा इन्हीं एक्सट्रीम लोगों ने बदली है। लेकिन समाज का रवैया ऐसे फाउंडर्स के प्रति बहुत अजीब होता है। मतलब पहले वे इन्हें किसी रॉकस्टार या भगवान की तरह पूजने लगते हैं और फिर अचानक जरा सी गलती होने पर उन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। हाँ। समाज पहले उन्हें आसमान पर बिठाता है, उन पर सारी उम्मीदें लाद देता है और फिर जब कुछ गलत होता है तो सारा गुस्सा उन्हीं पर निकालकर जमीन पर पटक देता है। एक एम्पायर बनाने वाले को इस डार्क साइकोलॉजी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत डार्क है ये। और इसके साथ ही एक और डर है जो आजकल लोगों पर हावी है कि मशीनें या एआई इंसान की जगह ले लेंगे। हाँ, एआई का डर तो आजकल हर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन ये डर पूरी तरह से बेबुनियाद है। कंप्यूटर और मशीनें इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनी है। तो फिर इंसान का दिमाग अलग अलग चीजों के बीच कनेक्शन ढूंढने, पैटर्न तोड़ने और कुछ नया रचने में माहिर है।
मशीनें सिर्फ भारी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सकती हैं। राइट। मशीनें कभी इंसान की जगह नहीं लेंगी, बल्कि वे उस इंसान का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बनेंगी जो उनका सही इस्तेमाल करना जानता है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। आजकल जो लीन स्टार्टअप का ट्रेंड चला हुआ है ना, कि बिना किसी ठोस विजन के बस कुछ भी शुरू कर दो और बाजार के हिसाब से रंग बदलते रहो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली। एक साम्राज्य को ड्यूरेबल या टिकाऊ होना ही चाहिए, और किसी भी साम्राज्य को टिकने के लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब चाहिए, जैसे क्या तकनीक वाकई 10 गुना बेहतर है? क्या बाजार में घुसने का यही सही समय है? क्या शुरुआत एक छोटे मार्केट से करके मोनोपोली बनाई जा रही है? क्या टीम उस विजन के लिए पागल है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पक्का है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो किसी और को नहीं पता? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो वो बिजनेस नहीं, सिर्फ एक जुआ है। और दुनिया की विडंबना देखिए कि 99% लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। वे बस बनी बनाई चीजों का इस्तेमाल करने में उलझे हैं। लेकिन अगर किसी को अपनी कहानी खुद लिखनी है तो दूसरों की कॉपी करना बंद करना होगा। 0 से 1 का ये सफर बहुत मुश्किल है और ये रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। ये वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, क्या वो सच में उसका अपना खोजा हुआ सीक्रेट है, या वो भी उसी मिमेटिक डिजायर के जाल में फंस के बस वही चीज पाना चाहता है जिसके पीछे आज पूरी भीड़ अंधी होकर भाग रही है? बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो सच में कुछ क्रिएट कर रहा है या सिर्फ दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉपीकैट बनने की तैयारी कर रहा है।